जैसे कि अपना लास्ट टॉपिक हो गया था कौन सा, एएसडी। तो एएसडी के बाद में अपन पढ़ते हैं वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो वीएसडी क्या होता है अपना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है देखिए, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है अगर अपने इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भाई ये जो दोनों वेंट्रिकल्स है, ये राइट वेंट्रिकल है एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में ये जो सेप्टम है, ये जो बीच की लेयर है, इसको अपन कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में अगर कोई होल हो जाए या कोई डिफेक्ट हो जाए या कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए जिससे ब्लड का फ्लो जो है वो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट हो जाए, उसको अपन क्या कहेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर डिफेक्ट होने को अपन क्या कहेंगे, वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट अपन कहेंगे। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, ए वीएसडी इज अ होल और डिफेक्ट प्रेजेंट इन द वॉल। ठीक है, प्रेजेंट इन द वॉल सेपरेटिंग वेंट्रिकल्स। देखिए वीएसडी इज अ होल प्रेजेंट इन द वॉल सेपरेटिंग वेंट्रिकल्स। भाई वीएसडी क्या होता है, एक होल होता है किसके अंदर, वॉल सेपरेटिंग वेंट्रिकल्स। भाई जो वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट कर रही है, जैसे ये राइट है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों को सेपरेट करने वाली वॉल कौन सी है, सेप्टम। तो उस सेप्टम के अंदर अगर छेद हो जाए या कोई होल हो जाए, उसको अपन क्या कहेंगे, वीएसडी कहेंगे। आगे देखिए, वीएसडी इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम। भाई ये एक एबनॉर्मल ओपनिंग है किसके अंदर, वेंट्रिकल के सेप्टम के अंदर, विच अलाउज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू मिक्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल। जिसकी वजह से क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके अंदर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम, अब देखिए राइट वेंट्रिकल जो है किस कहां से ब्लड को लेता है, किससे लेता है, राइट एट्रियम से। आपको पता है राइट एट्रियम से ब्लड किसके अंदर जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। पर अगर ये होल अगर हो जाएगा बीच में, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो भी किस में आने लग जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आने लग जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम एंड ऑल्सो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल लीडिंग टू वॉल्यूम ओवरलोड। जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम का बढ़ना हो, जिसकी वजह से क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल है उसका वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा। भाई देखिए ये अपना राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कहां से आता है, अपना राइट एट्रियम से। अब अगर ये होल प्रेजेंट हुए तो क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड किस में आने लग जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। भाई इसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर 5 लीटर ब्लड है और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के अंदर भी अगर 5 लीटर ब्लड है, एज्यूम करो, तो कुछ ब्लड अगर मान के चलो राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया, तो राइट वेंट्रिकल का वॉल्यूम जो है वो 5 से 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो उसका कहने का मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ वीएसडी। बहुत इजी टाइप्स है इसके। देखिए 4 टाइप्स इसके मेनली देखे जाते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है और सबसे मेन अपना पेरीमेम्ब्रेनस वीएसडी, पेरीमेम्ब्रेनस वीएसडी। तो पेरीमेम्ब्रेनस वीएसडी का, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वीएसडी, सबसे कॉमन टाइप है किसका, वीएसडी का, अकरिंग इन अपर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। भाई ये अपना वीएसडी का पूरा सेप्टम है, वेंट्रिकुलर सेप्टम है। इस वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इस अपर पार्ट के अंदर अगर होल प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कहेंगे, पेरीमेम्ब्रेनस वीएसडी अपन कहेंगे। सेकंड टाइप है अपना मस्कुलर वीएसडी। मस्कुलर वीएसडी क्या होता है, अगर अपने मसल वॉल के अंदर या जो लोअर पार्ट है उसके अंदर अगर वेंट्रिकल के सेप्टम हो रहा है, वीएसडी वेंट्रिकल सेप्टम के अंदर डिफेक्ट हो रहा है, कोई होल हो रहा है, तो उसको कहेंगे मस्कुलर वीएसडी। थर्ड है अपना इनलेट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल टाइप, जिसको अपन एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल टाइप भी कहते हैं या इनलेट वीएसडी भी कहते हैं। तो उसका मतलब क्या, देखो वो कहां होता है, जो अपनी कौन सी वॉल है, कौन से है, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल। भाई ये जो अपने ट्राइकस्पिड है, देखिए ये ट्राइकस्पिड है एंड ये है अपने मिट्रल वॉल, इनके नीचे से या इनके पास में अगर कोई डिफेक्ट प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, इनलेट या एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल टाइप वीएसडी। तो इट इज अ टाइप ऑफ वीएसडी अकर नियर द ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल। अगर मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल के नियर या उनके नीचे की तरफ अगर वीएसडी होता है, कोई होल होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, किस टाइप, किस नाम से जानते हैं, इनलेट वीएसडी या एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल टाइप वीएसडी। अगला है आउटलेट वीएसडी क्या होता है, या इसको अपन कोनोवेंट्रिकुलर वीएसडी भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, इट अकर नियर द आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑफ द वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल के आउटफ्लो ट्रैक्ट कहने का मतलब वेंट्रिकल से जो ब्लड जो लेके जा रहे हैं, जो आउटफ्लो मतलब वेंट्रिकल से जो ब्लड को लेके जा रहे हैं, ऐसा ट्रैक्ट, ऐसा रास्ता जो वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जा रहा है, कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा।
तो उनके नियर से अगर कोई डिफेक्ट हो, उनके नियर, जैसे कि ये अपनी पल्मोनरी आर्टरी देखिए, ये अपनी पल्मोनरी आर्टरी जा रही है राइट से और ये जा रही है अपनी एरोटा जा रही है लेफ्ट से, तो इन दोनों के पास में या इनके नीचे की तरफ अगर कोई वीएसडी हो, कोई छेद हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, आउटलेट वीएसडी या कोनोवेंट्रिकुलर वीएसडी। तो चार टाइप हो गए, इनलेट, आउटलेट, पेरीमेम्ब्रेनस एंड मस्कुलर। पेरीमेम्ब्रेनस सबसे मोस्ट कॉमन होता है, अपर पोर्शन के अंदर होता है, ठीक है। सेकंड मस्कुलर लोअर पोर्शन के अंदर होता है, मसल लेयर के अंदर होता है, ठीक है। थर्ड टाइप होता है इनलेट, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल, इन दोनों के नीचे की तरफ इनके पास से होता है, उसको कहते हैं इनलेट। और आउटलेट एरोटिक और पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटिक के नीचे की तरफ से जो उसके पास से होता है उसको अपन कहते हैं आउटलेट वीएसडी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो वीएसडी है वो कंप्लीट हो गया है, आप इस डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अपना पीडीए, अगली जो डिजीज है वो है अपनी पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता है, देखिए पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता है, पीडीए इज एन ओपनिंग बिटवीन टू मेजर ब्लड वेसल्स, ठीक है, टू मेजर ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स, पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में अगर कोई ओपनिंग प्रेजेंट हो, कोई कनेक्शन प्रेजेंट हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, पीडीए। एक एग्जांपल देखिए, अब यहां समझिए, यहां से अपनी एरोटा जा रही है, ठीक है, एंड ये अपनी जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये जा रहा है अपना राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी से एक तरफ गया और दूसरी तरफ गया, ये अपनी पल्मोनरी आर्टरी हो गई है। यहां से अपनी एरोटा है, इसमें ब्लड जा रहा है और कहां जा रहा है, बॉडी के अंदर। अब देखिए ये अपनी एरोटा है और ये अपनी पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई कनेक्शन प्रेजेंट हो, कोई ओपनिंग प्रेजेंट हो, तो उसको अपन कहेंगे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पर कब कहेंगे, अगर वो जन्म से पहले तक है तो अपन उसको कहेंगे डक्टस आर्टरियोसिस, अगर जन्म के बाद में भी है तो उसको कहेंगे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। कहने का मतलब पीडीए जो होता है, जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है, देखिए अभी पेटेंट को भी छोड़िए, अभी आप सिर्फ पढ़िए डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता है, जब आप बच्चा जब जन्म गोद में होता है, कोख में होता है, सॉरी, जब बच्चा कोख में होता है, वॉम्ब के अंदर होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसके लंग्स जो है वो काम नहीं करते, तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो किसके अंदर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी से किसके अंदर चले जाता है, एरोटा के अंदर, इस ओपनिंग के थ्रू। तो इस ओपनिंग का होना जरूरी है जब बच्चा वोम में रहे, पर जन्म के बाद में ये जो कनेक्शन है ये बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चे के लंग्स को प्रॉपर काम करना है। भाई जब बच्चा कोख में होता है तो उसकी मदर जो है उसको डायरेक्टली कौन सा ब्लड देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, ठीक है। पर अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जैसे अभी जो बच्चा है, आप देखिए अभी जो बच्चा है वो है वॉम्ब के अंदर, कोख के अंदर बच्चा, ठीक है, उसको मदर कौन सा ब्लड देगी, ऑक्सीजनेटेड। तो राइट एट्रियम के अंदर कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड। राइट वेंट्रिकल से किसके अंदर, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर गया, ऑक्सीजनेटेड। अब राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड किसके अंदर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पर ब्लड तो पहले से ऑक्सीजनेटेड है, उसको लंग्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड है। लंग्स क्या करते हैं, उसको डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करते हैं। तो जब पहले से ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो उसको लंग्स के पास तो जाने की जरूरत नहीं है। भाई यहां से ब्लड को लंग्स के पास तो जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ब्लड कहां चले जाएगा, अपनी पल्मोनरी सॉरी एरोटा के अंदर। कहां चले जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से एरोटा के अंदर। क्यों जाएगा, क्योंकि लंग्स के पास तो जाना ही नहीं है। अगर लंग्स के पास जाना होता तो यहां से लंग्स के पास जाता, पर जाना ही नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जन्म से ही एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। तो देखिए पीडीए इज एन ओपनिंग बिटवीन टू मेजर ब्लड वेसल्स, दो मेजर ब्लड वेसल्स के अंदर अगर ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसको अपन क्या कहते हैं, पीडीए कहते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज डक्टस आर्टरियोसिस। इस ओपनिंग को अपन क्या कहेंगे, डक्टस आर्टरियोसिस कहेंगे। इज ए पार्ट ऑफ बॉडीज ब्लड फ्लो सिस्टम, बॉडी के ब्लड फ्लो का, मतलब बॉडी के जो प्रवाह का, जो ब्लड के प्रवाह का जो सिस्टम उसका ये पार्ट है। इन द वोम, वोम के अंदर, कोख के अंदर, जब बच्चा जन्म नहीं ले रहा है उससे पहले तक ये सिस्टम का पार्ट है। एंड इट यूजुअली क्लोज्ड आफ्टर बर्थ, पर बर्थ के बाद में ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। कहने का मतलब जब बच्चा जन्म ले लेगा तो उसको तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो मिलेगा नहीं, उसको क्या चाहिए, उसके लंग्स क्या करेंगे, उसको
फिल्टर करने का काम करेंगे। बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा, उसको फिल्टर करना पड़ेगा किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा। कहने का मतलब राइट एट्रियम के अंदर पहले तो आता था कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब कौन सा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। ये कहां जाएगा, आरवी, आरवी से कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर। क्यों जाना चाहिए लंग्स के अंदर, क्योंकि लंग्स उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो लंग्स के पास ब्लड जाना जरूरी है। कब, जब बच्चा जन्म ले लेगा उसके बाद की बात है ये। तो जब लंग्स के पास ब्लड जाना जरूरी है, और अगर उनके बीच में एक कनेक्शन प्रेजेंट होगा, तो जिस वजह से क्या हो सकता है कि अपनी एरोटा का ब्लड किस में आ सकता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ सकता है। अब आप सोचेंगे कि पल्मोनरी से एरोटा के अंदर क्यों नहीं जा सकता, उसका रीजन ये है क्योंकि एरोटा का प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे लेफ्ट जो साइड के चेंबर्स उनका प्रेशर ज्यादा होता है, वैसे ही एरोटा का प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ब्लड जो है कहां से, एरोटा से किसके अंदर आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ जाएगा। आगे देखिए, अब अगर ये ओपनिंग रिमेन्स ओपन, अगर ये जो ओपनिंग है अगर ओपन रहती है कब, आफ्टर द बर्थ, देन इट इज कॉल्ड एज पीडीए। तो इसको अपन क्या कहेंगे, पीडीए। तो पीडीए आप नॉर्मली ये कह सकते हैं, पीडीए क्या है, एक ओपनिंग होती है किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के अंदर। जन्म से पहले तक, जब बच्चा वॉर्म के अंदर रहता है तब तक इसका होना कंपलसरी है भाई, नॉर्मल है, होगी ये। क्यों होगी, क्योंकि बच्चे के लंग्स काम नहीं करते, ठीक है, उसको डायरेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, उसको डायरेक्ट मदर से जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलता है, जो एरोटा के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। और राइट एट्रियम के अंदर भी वही ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर भी वही ब्लड आता है। पर जब बच्चा जन्म ले लेता है, ठीक है, बर्थ के बाद में ये जो ओपनिंग है ये क्लोज हो जाती है। पर किसी कारण की वजह से अगर ये क्लोज ना हो तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब इसके नहीं होने की, बंद नहीं होने की वजह से क्या होगा कि जो एरोटा का ब्लड है वो किसके अंदर आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से कहा जाएगा वो लंग्स के पास। तो लंग्स के अंदर क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो पेशेंट को जो है सांस लेने में दिक्कत आएगी, उसकी सांस जो है बहुत तेज तेज हो जाएगी एक तो, ठीक है, जो बच्चा होगा वो तेज तेज सांस लेगा, ठीक है। तो आगे देखिए, इट इज फाउंड इन अप्रोक्स 10 से 20%, मतलब जितने भी सीएसडी वाले जो पेशेंट आते हैं उनमें से 10 से 20% लोगों के अंदर ये पाया जाता है। एंड मेनली अकर इन फीमेल चाइल्ड, और मेनली किसके अंदर पाया जाता है, फीमेल के अंदर, ठीक है, मेल के बजाय फीमेल के अंदर मेनली ये पाया जाता है नॉर्मली, ठीक है। सॉरी, ये वाली लाइन, इट इज मेनली कॉज्ड बाय रूबेला वायरस। मेनली किस वजह से होता है, एक रूबेला वायरस नाम का एक वायरस होता है, उस वजह से मेनली देखा जाता है, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन्स के अंदर अगर डिसऑर्डर हो गया हो, कोई डिजीज वगैरह हो गई, उस वजह से देखने को मिलता है। उसके अलावा नॉर्मली एलवी पंप ब्लड इनटू एरोटा, जो एलवी है वो ब्लड को कहां पंप करता है, एरोटा के अंदर। आप नॉर्मल सर्कुलेशन देखिए यहां से, जो ये अपना एलवी है, ठीक है, एलवी से, एलवी क्या करता है, ब्लड को पंप करता है किसके अंदर, एरोटा के अंदर। एरोटा से वो ब्लड जा रहा है बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। एंड आगे देखिए, एंड आरवी पंप ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, जो आरवी है वो ब्लड कहां पंप कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कर रहा है, सही बात है। और पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाता है, लंग्स के पास जाता है। बट ड्यू टू पीडीए, पीडीए के होने की वजह से क्या होगा, प्रेजेंट इन चाइल्ड, बच्चे के अंदर पीडीए प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, द एक्स्ट्रा ब्लड, ठीक है, द एक्स्ट्रा ब्लड पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। भाई जो एरोटा का जो ब्लड है भाई, ये अपने एरोटा से जा रहा है और ये पल्मोनरी आर्टरी से इधर जा रहा है, पर इन दोनों के बीच में कनेक्शन होने की वजह से जो एरोटा का जो ब्लड है वो किसके अंदर आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ जाएगा। एंड ड्यू टू विच लंग्स रिसीव मोर ब्लड, लंग्स के पास ज्यादा ब्लड आएगा, और लंग्स के पास ज्यादा ब्लड आएगा तो लंग्स को काम ज्यादा करना पड़ेगा, वर्क हार्डर, ज्यादा हार्ड काम करना पड़ेगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा। एंड बिकम कंजेस्टेड, और क्या हो जाएगा, कंजेस्टेड। कहने का मतलब उनके अंदर फ्लूइड एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो अपन कहते हैं कंजेशन हो गया, कंजेस्टेड हो गया, बहुत गिच पिच हो गई, तो लंग्स के अंदर जो है ब्लड एक जगह भर जाएगा, उसको अपन क्या कहेंगे, कंजेशन। तो लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, कंजेशन, ठीक है, इसको अपन कहेंगे पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा। तो आई बात समझ में, भाई एरोटा है, ये अपनी पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन, जैसे ये एरोटा है, ये पल्मोनरी आर्टरी, इनके बीच में कोई कनेक्शन हो गया, तो एरोटा का जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो किसके अंदर आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब पल्मोनरी आर्टरी से वो कहां जाएगा, लंग्स के पास, और लंग्स को ज्यादा ब्लड मिलेगा, लंग्स को ज्यादा ब्लड मिलेगा तो उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिस वजह से पेशेंट को लंग्स के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब अपन को ऐसे पेशेंट, बच्चे के अंदर अपन को क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, बच्चा सांस बहुत जल्दी जल्दी लेगा, ऐसे उसकी सांस फूलेगी, ठीक है, हाँपेगा बच्चा, तो ऐसे अपन को लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पीडीए कंप्लीट हो जाता है। इसका मैं डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट या आप जो भी है नोट्स लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू।
एसाइनोटिक की 4 डिजीज अपन पढ़ते हैं, कौन सी है? क्वार्कटेशन ऑफ एरोटा। क्वार्कटेशन ऑफ एरोटा को शॉर्ट में अपन कहते हैं सीओए। सीओए मतलब क्वार्कटेशन ऑफ एरोटा। तो ये क्वार्कटेशन का मतलब क्या है? देखिए, ये क्वार्कटेशन का मतलब है नैरो हो जाना। नैरो यानी जैसे ये कोई आर्टरी है, ठीक है, अब ये नॉर्मल है, अगर बीच में से ये नैरो हो गई है, सिकुड़ गई है, ठीक है, तो उसका कौन सी आर्टरी? एरोटा। तो एरोटा का क्वार्क हो जाना, कहने का मतलब नैरो हो जाने को अपन क्या कहते हैं? क्वार्केशन ऑफ एरोटा। और ये कंडीशन अगर, ये बीमारी अगर जन्म से रहे तो ये क्या कहलाएगी? एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो इट इज अ टाइप ऑफ एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, क्यों होती है? देखिए भाई, जैसे ये नॉर्मल आर्टरी है, इसके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है नॉर्मली बॉडी के अंदर जा रहा है। अब देखिए, यहां से अगर ब्लड फ्लो होगा तो इस क्वार्कटेशन की वजह से, नैरो होने की वजह से, इस पॉइंट पे जो ब्लड है वो आगे क्या जाएगा? कम जाएगा और तेजी से जाएगा। देखिए प्रेशर से, जैसे कोई सोचिए कोई पाइप है, इस पाइप के अंदर पानी तेजी से फ्लो कर रहा है, और अगर मैं इसको बीच में से दबा दूं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, पर जो सप्लाई है वो धीरे धीरे जाने लगेगी। आई बात समझ में? जो सप्लाई है वो धीरे जाएगी, मतलब जिन ऑर्गन्स को जो है नॉर्मली चाहिए उनको जल्दी जल्दी मिलेगी, ठीक है, तो वो प्रॉपर ली नहीं पाएंगे उससे। भाई आपको पता है ये कोई सेल है, इसके पास यहाँ से ब्लड जा रहा है, तो जब ब्लड धीरे धीरे जाता है तभी तो ये सेल उससे ऑक्सीजन ले पाती है। पर अगर तेजी से ब्लड जाएगा आर्टरीज के अंदर तो सेल्स को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा उनसे ऑक्सीजन लेने का, तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तो क्वार्कटेशन ऑफ एरोटा क्या है? एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, एसाइनोटिक, ठीक है। इट सीओए इज ए नैरोइंग ऑफ एरोटा। सीओए क्या है? क्वार्कटेशन ऑफ एरोटा क्या है? नैरोइंग ऑफ एरोटा। एरोटा का नैरो हो जाना। मोस्ट कॉमनली अकरिंग जस्ट बियॉन्ड द सबक्लेवियन आर्टरी। और मोस्ट कॉमनली कहां पाई जाती है? सबक्लेवियन आर्टरी के आगे की साइड। अब देखिए सबक्लेवियन आर्टरी कहां होती है, ठीक है। होने में तो क्वार्कटेशन ऑफ एरोटा कहीं भी हो सकता है, मतलब एरोटा है वो नैरो कहीं भी किसी भी पार्ट में हो सकती है, कितनी बड़ी एरोटा है किसी कहीं भी हो सकती है, पर मेनली कहां पाई जाती है? सबक्लेवियन आर्टरी के आगे की साइड। अब देखिए ये अपनी एरोटा है, ये पूरी जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल अपना, लेफ्ट वेंट्रिकल से अपनी क्या निकल रही है? एरोटा निकल रही है। तो एरोटा के 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा, ठीक है। असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा। जो असेंडिंग एरोटा है, ठीक है, असेंडिंग एरोटा के बाद में आता है अपना आर्च ऑफ एरोटा। आर्च ऑफ एरोटा में 3 ब्रांच निकलती है, कौन कौन सी? ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड सबक्लेवियन आर्टरी। कौन सी? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो 3 होगी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो मिडिल में है, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये अपने ब्रेन को, यहां से जो जाती है ये अपने ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी अपने लेफ्ट साइड को सप्लाई करती है, और ब्रेकियोसेफेलिक जो है अपने राइट साइड को सप्लाई करती है ब्लड, ठीक है। फिर आगे डिसेंडिंग एरोटा ये पूरी बॉडी को, नीचे लोअर बॉडी जो है उसको सप्लाई करती है। अब अगर आर्च ऑफ एरोटा है उसके आगे की साइड, मतलब लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है उसके आगे की साइड अगर कोई नैरोइंग हो जाए तो उस कंडीशन से क्या होगा? जैसे समझो ये कोई पाइप है, यहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, सीधा ब्लड जा रहा है यहां से, ठीक है। अगर मैं इसको बीच में से यहां से दबा दूं तो क्या होगा? इनका प्रेशर बढ़ जाएगा, कहने का मतलब ब्लड सप्लाई जो यहां जा रही है वो इनमें ज्यादा जाने लग जाएगी। जैसे आप देखिए ये एरोटा है, यहां से अगर मैं कोई ब्लॉकेज हो जाए कोई, तो जो ब्लड यहां से जाना चाहिए वो जा नहीं पाएगा, तो ये जो ब्रांचेस है इनके अंदर तेजी से ब्लड जाने लग जाएगा। अब तेजी से किसके पास जाएगा? ब्रेन के पास ज्यादा जाएगा, लेफ्ट साइड में ज्यादा जाएगा, राइट साइड में ज्यादा जाएगा। और अगर ब्रेन के पास तेजी से जाएगा, ब्रेन का अगर बीपी बढ़ गया तो क्या हो सकता है कि आर्टरी जो है वो फट सकती है, और आर्टरी फटने की वजह से क्या हो जाएगा? पेशेंट को स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, द नैरोइंग ऑफ एरोटा इंक्रीज द अपर बॉडी प्रेशर। भाई नैरोइंग, एरोटा के नैरोइंग होने की वजह से, सिकुड़ने की वजह से क्या हो सकता है? जो ऊपर के बॉडी के जो पार्ट्स हैं, भाई यहाँ पे नैरोइंग होने की वजह से ऊपर की जो बॉडी पार्ट्स है उनका प्रेशर बढ़ सकता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा? कॉज सीवियर हाइपरटेंशन। क्या होगा? सीवियर हाइपरटेंशन, बहुत अत्यधिक बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। और बीपी बढ़ने के बाद में क्या होगा? अगर अनरिपेयर्ड सीओए, मतलब सीओए मतलब क्वार्कटेशन ऑफ एरोटा किसी के है और उसको अपन रिपेयर नहीं करते हैं, अगर रिपेयर नहीं करते हैं तो क्या बोलते हैं? अनरिपेयर। तो रिपेयर नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? कैन लीड्स टू स्ट्रोक। उसकी वजह से क्या हो सकता है? स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक क्या होता है? जो अपनी ब्रेन की आर्टरी, जैसे ये कोई आर्टरी है, ये अपने ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, अब अगर ब्लड जो है तेजी से जा रहा है तो इन ये जो आर्टरीज है इनके फटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, यानी मतलब आर्टरीज फटने के चांसेस इनके ज्यादा हो जाएंगे, आर्टरी फट सकती है। और आर्टरी अगर यहाँ से फट गई तो अपने ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ब्रेन की सेल्स की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। कहने का मतलब ब्रेन को अपर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई मिलेगी, वहां की सेल्स की डेथ हो जाएगी, उसको कहते हैं स्ट्रोक। तो यहां से तेज होने की वजह से सीओए को अगर अपन सही नहीं करते तो क्या हो सकता है? स्ट्रोक हो सकता है। वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन क्या हो सकता है? देखिए एग्जांपल लीजिए कि कोई मोटर आपने लगा रखी है, ठीक है, उस मोटर से ब्लड जो है या पानी जो है वो आगे पाइप के थ्रू जा रहा है। अब पाइप को अगर आप आगे से दबा लो, बिल्कुल पैक कर दो, ठीक है, तो 2 कंडीशन हो सकती है। क्या? एक तो पाइप फट सकता है, सही बात है। दूसरी चीज क्या हो सकती है? जो मोटर है वो उसको ज्यादा काम करने पड़ेगा, वो ज्यादा तेज काम करेगी, और क्या हो सकती है? वो फेल हो सकती है। होगी 2 कंडीशन। तो पहली चीज तो क्या हुई कि मोटर फट सकती है, कहने का मतलब आर्टरीज जो है वो क्या हो सकती है? फट सकती है, कमजोर हो सकती है, वीक हो सकती है, या फट सकती है, या डायरेक्ट चौड़ी हो सकती है। 3 चीज हो गई ना, या तो जो अपना पाइप है ये वो चौड़ा हो सकता है, या वो फट सकता है, हो सकता है, या फिर वो वीक कमजोर हो सकता है, ठीक है, कमजोर होगा तभी तो फटेगा, कमजोर हो सकता है, फट भी सकता है, या चौड़ा हो सकता है, डायलेट हो सकता है, ठीक है। 3 कंडीशन हो सकती है। तो एक तो उनकी वजह से क्या हो सकता है? स्ट्रोक हो सकता है। दूसरी चीज मैंने बोला कि मोटर भी खराब हो सकती है, तो ये वेंट्रिकल तो पंप करके बार बार दे रहा है, तो ये वेंट्रिकल क्या हो सकता है? डिस्फंक्शन, फेल हो सकता है। मान लो काम करना ही कम कर दे, खत्म हो जाए इसका काम, फंक्शन जो है बिल्कुल वो हो सकता है, या फंक्शन जो है इसका काम करने की क्षमता जो है वो कम हो सकती है। उसके अलावा क्या हो सकता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्यों? क्योंकि इस असेंडिंग एरोटा से एक आर्टरी निकलती है जो अपने हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसका नाम क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी। तो अगर इन अपर बॉडी का प्रेशर बढ़ेगा तो अपनी कोरोनरी आर्टरी का भी प्रेशर बढ़ेगा, और चांसेस है कि उसके अंदर भी कोई डिजीज हो सकती है। उसके बाद में है एरोटिक एन्यूरिज्म। एरोटिक एन्यूरिज्म का मतलब क्या है? जो एरोटा है उसमें क्या हो सकता है? एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब हम कह सकते हैं वीक, कमजोर, या फिर डायलेट, जैसे कोई आर्टरी है। अब अगर मैं इसको यहां से दबा के रखूं, यहां से बिल्कुल पैक करके रखूं, तो जो ब्लड तो तेजी से आया जा रहा है, तो जिस वजह से क्या हो सकती है? इसकी जो वॉल है ये क्या हो सकती है? वीक, कमजोर, ठीक है, क्या हो सकती है? वीक या कमजोर हो सकती है। और उसके अलावा क्या हो सकती है? डायलेट।
ये आर्टरी इसमें पानी भरते जाओ तो ये क्या हो सकती है, चौड़ी हो सकती है, डायलेट हो सकती है। तो दोनों सिचुएशन अपन को देखने को मिल सकती है। तो क्या हो सकता है, अगर किसी के कोआक्टेशन ऑफ एरोटा है और उसको अपन रिपेयर नहीं करते तो तीन कंडीशन हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, वेंट्रिकल डिस्फंक्शन हो सकता है, और उसके अलावा क्या हो सकता है, जो एरोटिक एन्यूरिज्म है, एरोटा जो है वो एन्यूरिज्म हो सकती है, डायलेट हो सकती है या कमजोर हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, और एक चीज, हाँ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकती है। आगे देखिए, COA obstruct the blood flow from the heart to the lower part of the body। COA की वजह से क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट हो सकती है किसमें, ब्लड फ्लो के अंदर। भाई जो ब्लड है यहां से घूमते हुए अपर बॉडी को मिलेगा, फिर लोअर बॉडी के पास जाता है, पर यहां पे COA होने के कारण लोअर बॉडी को ब्लड सप्लाई में क्या हो रही है, ब्लॉकेज हो रही है, सप्लाई नहीं जा रही। क्यों नहीं जा पा रही, इस COA की वजह से, क्वार्टेशन होने की वजह से। आगे देखिए, COA कैन अकर इन वेरियस लोकेशन, जरूरी नहीं है कि सब क्लीवेन के बाद ही हो, तो मेनली मैंने बताया कि मेनली कहां होता है, सब क्लीवेन के बाद में, पर ये कहीं पे भी हो सकता है। जैसे कि अपनी असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग के बाद में थोरेसिक एरोटा आती है, थोरेसिक एरोटा के बाद में एब्डोमिनल एरोटा आती है। भाई एरोटा जो है जिस बॉडी को, बॉडी पार्ट को देती जाती है, उसके बेसिस पे उसका नाम रख दिया। तो वहां कहीं पे भी हो सकता है, पूरी एरोटा के अंदर, पर मेनली कहां पाया जाता है, सब क्लीवेन के आगे की साइड। ठीक है, तो थोरेसिक एरोटा के बाद में भी हो सकता है और एब्डोमिनल एरोटा के बाद में भी हो सकता है। तो कार्टेशन ऑफ एरोटा आपको समझ में आया। अब देखिए, इस चीज से जान नहीं जा सकती पेशेंट के, कहने का मतलब अगर ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए, जान कब जाएगी, अगर मैं बोलूं कि ये जो आर्टरी है, ठीक है, ये अगर सिकुड़ गई, ये आर्टरी सिकुड़ रही है, तो ब्लड तो जा रहा है पर थोड़ा कम जाएगा। पर अगर अब मैं बोलूं अभी बहुत ज्यादा सिकुड़ गई, आगे सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई, तो उस कंडीशन में पेशेंट की जान जा सकती है। मतलब डिपेंड करता है कि COA कितना ज्यादा है, जो कोआक्टेशन हुआ है, जो नैरोइंग आर्टरी जो है वो कितनी नैरो है, जितनी ज्यादा नैरो होगी उतना सप्लाई कम जाएगी। जैसे ये इतना इतना गैप हुआ उसमें, तो सप्लाई आगे कम जाएगी और पेशेंट की क्या सप्लाई कम मिलेगी, बॉडी को सप्लाई कम मिलेगी, जिस वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। पर अगर नैरोइंग थोड़ी ज्यादा है, मतलब कम है, कि मान लो सप्लाई प्रॉपर नहीं, पर इतना जितना चाहिए उतनी जा पा रही है, तो पेशेंट के थोड़े बहुत सिम्टम देखने को मिलेंगे, उसकी डेथ नहीं होगी। तो कोआक्टेशन ऑफ एरोटा क्या है, एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। अगर जो कोआक्टेशन ज्यादा हो जाए तो हो सकता है पेशेंट की जान जा सकती है, पर अपन ने इसको किस कैटेगरी में रखा है, एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज की में रखा है। इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये अपन ने एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज पढ़ी है, अपन पढ़ेंगे साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। थैंक यू।